हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे जनवरी मंथ के लास्ट वीक की करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आज के इस जनवरी का जो हमारा लास्ट वीक था, इस वीडियो में हम उसके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ में हमें बात करा है ब्रिक्स देश के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स देश हैं के बारे में, भागीदार जो पार्टिसिपेशन देश हैं उनके बारे में बात कर रहा है। नाइजीरिया जो है वो 9th भागीदार देश बना है। ठीक है, भागीदार देश क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये सदस्यता नहीं होती है इनकी, ठीक है, लेकिन औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इन्हें जिसे बुलाया जाता है। ठीक है, और अन्य जो इसके भागीदार देश हैं वो कौन से हैं? उज्बेकिस्तान है, युगांडा है, थाईलैंड है, मलेशिया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, बोलिविया है, बेलारूस है और नाइजीरिया है। ये हमारे इसके जो पार्टिसिपेशन देश हैं। हाल ही में ब्रिक्स में जो पूर्ण सदस्य बना है वो कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। वो किस नंबर का सदस्य है? वो हमारा 10 नंबर का सदस्य। इसको हमने अभी अपनी सेकेंड जो वीक की करंट अफेयर थी, यानी कि 4 जनवरी के में इसे हमने कवर किया था। यहाँ पे हमने आपके लिए एक छोटा सा मैप भी बनाया है, जिसे हमने आपको थोड़ा मैप के थ्रू नाइजीरिया रीजन को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, नाइजर हो जाएगा या नाइजीरिया हो जाएगा, ये जो नाइजर रिवर है, और यहाँ पे कौन से बेनी रिवर है। यहाँ पे 2 रिवर हैं। ठीक है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा गल्फ ऑफ गिनी है। ठीक है, ये हमारा कैमरून है। ठीक है, ये हमने आपको, ये बेनिन है और ये नाइजर ऊपर बढ़ जाता है। ये हमने आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें जो 4 कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। 4 कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद द लेक ऑफ चाड। चाड से मतलब कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर शेयर करती है, वो कौन हो जाएगा? चाड एक तो है खुद, दूसरा नाइजीरिया है, तीसरा नाइजर है और दूसरा जो है कैमरून है। ये याद रखिएगा, ये मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है माउंट ईबू से रिलेटेड है। वो क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, या एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होते हैं वो भी मैं बात करती हूँ अभी। मिसिस ज्वालामुखी जिन्हें कहते हैं। स्ट्रेटो वॉल्केनो होते क्या है? ये स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इनका लावा जो फ्लो होता है ये बहुत दूर तक नहीं होता, ये खड़े और शंक्वाकार ज्वालामुखी होते हैं, स्टीप साइडर्स होते हैं, मोर कोन्स होते हैं। ठीक है, शेप इनका कैसा होता है? इसके बारे में बात करते हैं। इन ज्वालामुखी का लावा बहुत स्टिकी होता है, मतलब विस्कस लावा होता है, जिसे यह आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता है, जिस कारण से इस ज्वालामुखी का बॉर्डर ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये सील्ड वॉल्केनो से कम खड़े होते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे लावा फ्लो करता है बहुत ज़्यादा दूर तक, जिससे इसका लावा विस्कस नहीं होगा, वो दूर तक तो फ्लो कर जाएगा, और इसका लावा जब गाढ़ा होता है ना, तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम इस जो स्टीप साइड होता है उसकी बात करते हैं। जैसे स्टीप साइड होता है, स्ट्रेटो वॉल्केनो के उदाहरण है ये। ठीक है, इवेंट इसका इस तरीके से होता है। स्ट्रेटो वॉल्केनो कोन शेप में होते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाते हैं। फिर ये यहाँ पे हमारा जो वॉल्केनो का टाइप है वो कौन सा है? सील्ड वॉल्केनो है, जिसका वेंट इधर है, और ये इसका जो लावा होता है वो विस्कस नहीं होता है, मतलब लेस विस्कस होता है, तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो कर जाता है, मतलब गाढ़ा कम होता है। ये स्ट्रिकी लावा इज़ नॉट स्ट्रिकी। ठीक है, लेस विस्कस होता है, लावा ज़्यादा दूर तक फ्लो हो जाता है, जिससे ये बॉर्डर हो जाते हैं इसके, है ना, जिसे सील्ड वॉल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटो वॉल्केनो के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माउंट वेसुवियस है, कहाँ पे? इटली में है। ये मिलान के लिए आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। माउंट फुजी कहाँ का? जापान का है। क्रकाटोआ कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है मिशन स्कॉट से। व्हाट इज़ मिशन स्कॉट? बात करते हैं। मिशन स्कॉट का जो फुल फॉर्म है स्कॉट का, वो है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित आकलन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट उपग्रह है। ठीक है, स्पेस एक्स के ट्रांसफॉर्मेशन 12 मिशन के माध्यम से, ठीक है, प्रशिक्षित किया गया है। स्कॉट मिशन एलईडी और एससीएम छोटे ऑब्जेक्ट पर नज़र रखेगा। ये हमने देख लिया, ये क्या था मिशन स्कॉट? ये स्पेस में कैमरा से रिलेटेड था। ठीक है, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्थिति आकलन है जो स्पेस पे मतलब ऐसे कर नज़र रखी जाएगी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि खो खो
कप के बारे में विजेता कौन बना है इसका, खो खो कप का विजेता भारत बना है। पुरुष और महिला दोनों खो खो विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, वो भारत ने जीता है। फाइनल में किससे जीता है, नेपाल से जीता है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड माउंट डेनाली के बारे में बात हो रही है, क्या है इसको देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और माउंट डेनाली का नाम बदलकर किसने बदला है, अभी हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कार्यकारी आदेश और डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा और माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, आपने देखा होगा। गल्फ अबाउट गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड बिगेस्ट गल्फ है। ठीक है, क्यूबा मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। 14% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है यूएसए। ठीक है, 5% जो है नेचुरल गैस सप्लाई होता है यहीं से यूएसए में। ठीक, जो रियो डू ग्रांडे है ये यहाँ पे हमने कुछ मैप से आपको बताने की कोशिश की है। ये यूएसए है ऊपर की तरफ, ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, ये यूकाटन जो चैनल है ये पड़ता है, ये पेनिनसुला है यूकाटन का, ये यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है, ये हमारा क्यूबा है। नेक्स्ट हमारा है अबाउट माउंट मैकिनले के बारे में कुछ देखते हैं क्या क्या है। ये अलास्का में स्थित है। ठीक है, यूएसए का पार्ट 2000 ये अलास्का में स्थित है। ठीक है, 2014 में इसका नाम बदलकर माउंट डेनाली कर दिया गया था। 2025 में फिर से इसका नाम बदलकर माउंट डेनाली से माउंट मैकिनले किया जा रहा है। प्रेसिडेंट माउंट मैकिनले के नाम पर किया जा रहा है। ठीक है, अलास्का को परचेस्ट किया था, किसने परचेस्ट किया था, रसिया ने परचेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमने आपको यहाँ पे अलास्का के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है मैप से। ये ऊपर की तरफ अलास्का है, यहाँ पे माउंट मैकिनले है, ये है कनाडा इधर की तरफ है। टैगा फॉरेस्ट के बारे में अब बात करते हैं कि क्या है टैगा फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट क्यों न्यूज़ में है ये बात करते हैं। इन वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। ठीक है, इन जंगलों में जलवायु परिवर्तन के कारण वनाग्नि का खतरा रहता है। ठीक है, जिसे वनाग्नि का खतरा रहता है। इनमें कार्बन सिंक की क्षमता लगातार कम हो रही है। ठीक है, वृक्षों का घनत्व लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट पिघलने के बारे में। ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि आइस और जैसे डेब्रिस वगैरह होता है ना, आइस हो गया और उसकी जड़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से सॉइल से कार्बन रिलीज हो रही है। ठीक है, सिचुएशन मोर कॉम्प्लेक्स हो रही है। अबाउट बोरियल जो होता है टैगा फॉरेस्ट के बारे में कुछ देखते हैं। ये वैश्विक वन क्षेत्र 3% और पृथ्वी की भूमि का 10%। बोरियल बायोम यानी मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, कनाडा है, फिनलैंड है, जापान है, चीन है, नॉर्वे है, रूस है और स्वीडन है, अमेरिका और अलास्का। पाइन और स्प्रूस फर जैसे होते हैं। ठीक है, पाइन और स्प्रूस और फर होते हैं, ये टैगा वन। नेक्स्ट हमारा है न्यूज़, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में है, क्या कर रहा है। इसके 10 ईयर जो है कंप्लीट हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 12 जनवरी 2015 को। कहाँ से लॉन्च हुई थी, पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी और केंद्र प्रायोजित परियोजना यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एम का इसका बाल लिंगानुपात CSR में सुधार करना है, बालिकाओं का संरक्षण और शिक्षा में बढ़ावा देना है। 10 वर्षों की प्रोग्रेस क्या रही इसकी वो देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन का अनुपात जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना हुआ वो भी देखते हैं। 2014 से 2015 से बढ़कर से जो हुआ था वो 2023-24 में कितना हुआ पहुंचा है 70, पहले ये 75% था और 78% हो गया। ठीक है, देखते हैं कौशल विकास के बारे में बात हुई। आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। SSY यानी कि जो सुकन्या सुमंगला योजना है उसके बारे में। को BBP योजना यानी कि अभी जो हमने बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात की थी कि एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, एक ये हिस्से के रूप में थी SSY योजना। वित्तीय सुरक्षा के लिए जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक बालिकाओं का खाता खोला जाता है। ठीक है, न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि कितनी है, 250 रुपये न्यूनतम है, अधिकतम आप 15 लाख तक भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैच्योर टाइम कितना है, खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष के बाद अगर शादी तक
खाता परिपक्व नहीं हो पाता है तो समय से पहले भी खाता समापन करने की अनुमति है। खाता मतलब समाप्त कर सकते हैं समय से पहले भी, अगर आपको नीड है कि हमें 21 साल से पहले अपनी एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे तोड़वा भी सकते हैं। लेकिन खाता खोलने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर खाता भंग नहीं कर सकते, मतलब 5 वर्ष से पहले नहीं कर सकते हैं। 10 वर्षों की इसकी प्रोग्रेस क्या रही है? नवंबर 2014 से नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ प्लस सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। ठीक है, और नोट क्या है, अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पहल में भी 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसके भी 9 वर्ष पूरे हुए हैं? स्टार्टअप इंडिया के भी 9 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट है हमारी स्टार्टअप इंडिया की जो बात हुई, ये हमारा कब हुआ था? आई थिंक अभी बहुत मैचिंग में पूछने लगा है, तो ये हो जाएगा 16 जनवरी 2016 में। स्टार्टअप की संख्या कितनी थी 2016 में? 1.5। स्टार्टअप की संख्या जो कितनी थी यहाँ पे, अभी जो 2025 में कितनी है, ये हमारी अभी स्टार्टअप कितने हैं? 1.59 लाख हो गया है। ठीक है, स्टार्टअप की संख्या। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा? यूएसए है, सेकंड चाइना है और थर्ड इंडिया है। और इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है? 100+ यूनिकॉर्न है। एक यूनिकॉर्न कितने से बनता है? मतलब कितना पैसा होना चाहिए? $1 बिलियन प्लस होना चाहिए तो आप यूनिकॉर्न होता है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्या कह रहा है। रिसेंटली सिमलीपाल टाइगर में दुर्लभ जो मिलनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार के लिए लोधा जनजाति के शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। किसको? लोधा जनजाति के शिकारियों को। मिलनिस्टिक बाघ क्या होता है? संपूर्ण विश्व में केवल 20 बाघ ही बचे हैं। मेलनिन एक स्किन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे त्वचा, बाल और आँखों का रंग तय होता है। मोर मेलनिन होता है मतलब कि डार्क स्किन। अगर कोई काला मतलब पर्सन है या उसको ज़्यादा रंग उसका डार्क है तो क्या होता है, तो मेलनिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और जो फेयर स्किन का होता है मतलब कि मेलनिन की जो मात्रा है वो कम है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर में एक अनोखी प्रजाति है। ठीक है, कौन एक अनोखी प्रजाति है जो मिलनिस्टिक टाइगर की बात की गई। डेंगू के बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट है? यह उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जलवायु परिवर्तन डेंगू के प्रकोप को कैसे प्रभावित कर रहा है इसकी बात करते हैं। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स क्या है कि 60% जो % के बीच आर्द्रता जो होती है वो डेंगू को प्रसार को बढ़ाता है। अगर जैसे 16 जो सेंटीग्रेड रहता है ना, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो 60% रहती है तो डेंगू का प्रसार जो अधिक होता है। तापमान बढ़ने से वर्ष 2025 तक भारत में बहुत ज़्यादा इसका मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा। डेंगू से संबंधित मौतों में 40% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैला है। किसके द्वारा? एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, ये इसका नाम याद रखिएगा, इसके द्वारा फैला है और 40% की वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं TFR यानी कि भारत की कुल प्रजनन दर। TFR कितना है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर द्वारा स्टडीज की गई है। TFR में काफ़ी गिरावट आई है। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स क्या है? 1950 में TFR 6.18 थी जो कि 2021 में घटकर 1.9 रह गई है। ठीक है, TFR 1.9 का मतलब है प्रति महिला लगभग 2 संतानें, यानी कि जैसे 1.9 अगर किसी के एक बच्चा है और किसी के 2 बच्चे हैं, इस तरीके से मिलाकर के 1.9 का मतलब ये नहीं कि आधा बच्चा होगा, 1.5 बच्चा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी के अगर 2 बच्चे हैं और किसी के एक बच्चा है तो उस अकॉर्डिंग को मिला करके ये होता है कि लगभग 2 संतानें होती हैं। 2100 तक यह TFR जो है 1.4 हो जाएगी। ठीक है, प्रति महिला एक बच्चा। कमी के कारण क्या है, मतलब TFR कम क्यों है? ये अच्छी चीज़ है। कमी के कारण क्या है? महिला साक्षरता और महिला सशक्तिकरण, मतलब इस यहाँ जो साक्षर हो रही हैं तो उनको इस बारे में पता चल रहा है। महिला सशक्तिकरण है और इंगेज इन जॉब, वुमेन जो है जॉब में इंगेज हैं तो वो किस तरीके से मतलब बच्चे को लेकर चल सकती हैं, उस बारे में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। विवाह और प्रजनन के प्रति बदलता दृष्टिकोण, यानी कि विवाह लेट हो रहा है तो
उसके प्रति भी थोड़ा दृष्टिकोण जो है यूथ का चेंज हो रहा है। विवाह में देरी भी है और गर्भपात की उपलब्धता, मतलब अगर अननेसेसरी बच्चा हो गया तो उसको हटा भी सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। फाइंडिंग ऑफ स्टडीज़ क्या है कि 150 में TFR जो था 6.18 था, जो कि 2021 में घटकर 1.9 रह गया है। TFR 1.9 का मतलब है प्रति महिला। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी थी, शायद दोबारा फिर से वही हो गई हैं। हाँ, जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर TFR 2.2% से कम होता है तो नकारात्मक जनसंख्या की वृद्धि दर का भी कारण बन सकती है ना। ओपन मार्केट सेल स्कीम OMS क्या है उसके बारे में देखते हैं। खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू नीति है। इन न्यूज़ क्यों है? या खास सुरक्षा के इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में संशोधन किया गया है। OMSS FCI में आपने अधिशेष खाद्यान्न, गेहूं और चावल को बेचती है। ई नीलामी के माध्यम से डीलर, थोक उपभोक्ता, खुदरा ग्राहक इस अधिशेष खाद्यान्न को खरीद सकते हैं। गेहूं को प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक, आटा चक्की वाले, आटा मिलों, व्यापारियों द्वारा भी इस खाद्यान्न को खरीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह राज्य सरकारें भी OMSS, ठीक है, ओपन मार्केट जो ये क्या था इसका एक बार देख लेते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में जो ये बस इतना याद रखिएगा कि ई नीलामी के माध्यम से थोक विक्रेता, खुदरा ग्राहक को अधिशेष खाद्यान्न को खरीद सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार जो OMSS के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकती है। OMSS संशोधन केंद्र और राज्य और इथेनॉल उत्पादकों के लिए OMSS के लिए FCI के चावल और आरक्षित मूल्य को घटाकर 2250 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। ये इसमें इसकी फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की। जो ये हमारी जितनी भी इस वीक की करंट अफेयर थी हमने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल AMISPCS को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।